नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। कल हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी और प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने पढ़े। आज हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए चलिए तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं संविधान के स्रोत के बारे में। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि किस देश के संविधान से हमने क्या व्यवस्था ली है। मैं बहुत डिटेल में शानदार तरीके से सारी चीज़ों को कराता हुआ चलूंगा। तो एक बार आप सभी साथी जुड़ जाएं। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। मैं कुछ डाउट्स के आपके क्लियर कर देता हूं। स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े, उन्होंने कहा सर हम नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स जैसे मैं आपको क्लास में लिखवा रहा हूं वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में बनाइए। बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स बनाने से केवल आप कॉपियां भरेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई कॉपियां हम कब ज़्यादा लिखते हैं? जब हमें नंबर ज़्यादा मिले, जब हमारा रिटर्न एग्जाम होता है, चाहे वो 12th लेवल पे हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पर हो। जितना पेज भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है, जितना शॉर्ट्स रखेंगे, जितना शॉर्ट रखेंगे नोट्स, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उतना ही आपको याद होगा। अब बात आती है सर रिवीजन कैसे करें, याद कैसे करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सर हम याद कैसे करें, उनको रिवीजन कैसे करें। तो ये मानिए जैसे कि आपने आज क्लास पढ़ ली, ठीक है, आपने नोट्स बना लिए। अब क्या करें, आप शाम के समय उनका रिवीजन कर लें। मात्र मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा टाइम भी दे दो, केवल और केवल उनका रिवीजन कर लो। अगर आपने रिवीजन भी कर लिया तो यकीन मानना कि आपका भैया डेली रिवीजन मात्र से ही याद हो जाएगा, डेली रिवीजन से ही याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप रट्टा मारो, ये करो वो करो ना, केवल आप रिवीजन कर लो, है ना। रिवीजन करने से ही आपको मजा आएगा। और मैं विश्वास दिला दूं, आप विश्वास रखें, पढ़ें, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि अच्छा हमें ऐसे पढ़ना था, इनसे पढ़ना था, उनसे पढ़ना था, इससे यार ये टीचर तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो वो सारी चीज़ें एक अलग सेट हो जाती है माइंड में, तो उनको एक अलग रख दो। अभी ये पढ़ो कि आपके सामने आपका एग्जाम है और आप उस एग्जाम को फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए हमारी पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे सर पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज वो है संविधान के स्रोत। क्या है भैया? आप कहेंगे सर संविधान के स्रोत। ठीक है जी, संविधान के स्रोत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताइएगा सर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्रोत हैं ये क्या हैं। देखिए हमने जब संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ना है, जो संविधान के निर्माता थे, जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भैया लगभग लगभग कितने देशों के संविधानों को पढ़ा? 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। कितने देशों के? 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। और 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद उन्हें यह लगा कि केवल 10 देशों के संविधान से ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो भारतीय संविधान में है उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि संविधान के स्रोत की बात करते हैं, जो संविधान निर्माता थे कौन थे भैया? आप कहेंगे सर जो संविधान निर्माता, यहां पर हम लिख रहे हैं संविधान निर्माता, जो संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माताओं। संविधान निर्माताओं ने कितने देशों को पढ़ा? निर्माताओं ने, आप कहेंगे सर कितने देशों के? तो 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, 60 देशों के संविधान पढ़े। कितने भैया संविधान पढ़े? तो संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान पढ़े, ठीक है जी। कितने संविधान पढ़े? तो आप कहेंगे सर तो टोटल अगर बात होगी तो कितने देशों के संविधानों को पढ़ा था? तो आप कहेंगे सर 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था।
चलिए, आप कहेंगे सर 60 देशों के संविधानों को पढ़ लिया, लेकिन क्या 60 देश सबसे अच्छे हो सकते थे? उन्होंने कहा नहीं, केवल 10 देशों के संविधानों को पढ़ा, केवल 10 देशों के संविधानों को पढ़ा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज। तो आप कहेंगे सर संविधान निर्माताओं ने, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि सर मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने क्या किया, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेड द, कितने संविधान थे भैया? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज। ठीक है जी, कितनी कंट्रीज? तो आप बताइएगा सर कितनी कंट्रीज थी? तो 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, लेकिन सेलेक्ट कितने संविधान किए थे? तो आप कहेंगे सर यहां पर ये पॉइंट हमारा हुआ। सेकंड पॉइंट ये है कि 60 देशों में से चूज कितने संविधान कर लिए? 10 देशों को चुना। आप कहेंगे सर कितने देशों को चुन लिया? तो आप कहेंगे 10 देशों को चुना, 10 देशों को चुना, यानी कि कितने चूज किए थे? तो आप बताना कि सर चूज 10 कंट्रीज। आप कहिएगा सर कितने देशों को चूज किया था? चूज 10 कंट्रीज, कि 10 देशों के संविधानों को चुन लिया था। कितने देशों के संविधानों को चुन लिया था? आप कहेंगे सर 10 देशों के संविधानों को चूज किया। जैसे कौन कौन से देश थे मैं लिख देता हूं आप लोगों को। एक था भैया ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे अमेरिका की, किसकी? हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए फोर्थ नंबर पे आप कह सकते हैं आयरलैंड, कि भैया हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे रूस, कि सर हमने रूस के संविधान से क्या लिया है। हम बात करेंगे सर छठे नंबर पे फ्रांस, हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है। सेवंथ नंबर पे हम बात करेंगे कनाडा, कि हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया। 8 नंबर पे हम बात करेंगे सर किसके बारे में? जापान के बारे में, कि जापान से हमने क्या लिया। 9th नंबर पे हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। और 10th नंबर पे हम बात करेंगे भैया जर्मनी, किसके बारे में? जर्मनी के बारे में। तो ये वो 10 देश हैं जिनसे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाया करो ना भाई, आराम आराम से पढ़ेंगे, केवल आराम आराम से पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर 10 देशों के संविधानों को चुन लिया 60 देशों में से। कितने देशों में से? 60 देशों में से 10 कंट्रीज को आपने चुन लिया। तो 10 देशों के संविधानों को चुना, या 10 देशों को चुना जिनसे भारतीय संविधान में हमने कुछ ना कुछ लिया है। अब बात यहां पर यह आ गई, एक क्वेश्चन और बन जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर ये बताएं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? कौन भैया बताएंगे? भारतीय संविधान। आप मुझे बताइए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत आप मुझे बता सकते हैं कि सर सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आप बताइए भैया बिगेस्ट सोर्स ऑफ किसका भैया? तो आप कहेंगे सर बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? कौन साथी बताएंगे? बहुत बढ़िया, भारत शासन अधिनियम 1935। गजब, शानदार। आप कह रहे हैं सर भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा भारतीय संविधान का स्रोत है। क्यों ऐसा हमने कहा? ऐसा हमने क्यों कहा? तो आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेदों को लिया गया है। कितने आर्टिकल्स? लगभग 250।
यानी कि आधा संविधान तो हमारा वही है, आधा संविधान तो हमारा वही है। तो आप कहेंगे सर, आप बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि सर इसको हम बोलते हैं, तो इससे लगभग कितने 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। कितने आर्टिकल्स? तो इतने आर्टिकल्स को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। क्या कर लिया भैया? आप कहेंगे भारतीय संविधान में शामिल किया, भारतीय संविधान में शामिल किया। कितने ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, भारतीय संविधान में शामिल किया। ठीक है जी, भारतीय संविधान में शामिल किया, एड ऑन किया। ठीक है, कितने आर्टिकल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया है? तो आप कहेंगे सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे सर ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, ये जो लाइन है यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग लिख लीजिए। आप कहेंगे सर इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, यहां पर हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोग मुझे बता दीजिए कि सर हमने क्या क्या लिया है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ली हैं। इसको आप लोग मुझे बताएं कि सर भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने कितने अनुच्छेदों को लिया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम चर्चा ये भी करेंगे कि सर ये बताइए, पहले भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ते हैं कि सर भारत शासन अधिनियम 1935 कहां से लिया गया है। मैंने ब्रिटिश लिख दिया, ब्रिटेन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन होगा, क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रिटेन लिखना है इसको, ब्रिटेन, यूके बोलते हैं ब्रिटेन को। अब बात आती है सर ये बताएं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद तो हम नहीं शामिल करेंगे, हम क्या करेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं? अधिनियम 1935, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिख सकते हैं कि सर यहां से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में ली हैं। तो एक एक पॉइंट में समझाता हुआ चल रहा हूं, समझना। पहली जो व्यवस्था है, पहली जो व्यवस्था है वो है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। आप कहेंगे सर इसमें तो पब्लिक संघ लोक सेवा आयोग भी होगा, इसी को बोलते हैं लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं जर्नली भाषा में, या इसको संघ लोक सेवा आयोग ही लिख लो। ठीक है, इसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोलेंगे इसको? पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन। आप कहेंगे सर पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है कि भैया ये बताइए, ये तो आप गलत बता रहे हो, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए होगा क्या कि जो यूपीएससी है, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जानते हैं, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग हम बात करें तो भैया ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1926 में स्थापना की गई थी, लेकिन उसे भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1919 के द्वारा 1926 में स्थापित किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर। देखिए एक व्यक्ति थे ली, एक व्यक्ति थे
जिनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया जिसे हम कहते हैं ली आयोग। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं कि इसकी स्थापना कब होती है, आप कहेंगे सर इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, आप बताइएगा सर इसकी ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ है। यूपीएससी, जिसे केंद्र लोक सेवा आयोग के नाम से हम जानते थे, आप कहेंगे कि सर इसकी स्थापना हो गई थी 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग ने सिफारिश की, ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि सर कौन से अधिनियम द्वारा? तो आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम, आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं, के द्वारा स्थापना कर दी जाती है। सर स्थापना हो गई, चलिए बहुत बढ़िया बात है। क्या हो गई जी? स्थापना हो गई। यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली कि सर ये बताइए स्थापना हो जाती है 1926 में, लेकिन इसके जो प्रावधान किए गए थे, जो प्रोविजन किए गए थे, वो भारत शासन अधिनियम 1935 में किए गए थे, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से भी पढ़ेंगे। आगे चलकर एक चैप्टर है। चलिए, हाँ जी, हमने लिख लिया यहां पर। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात यहां पर ये थी कि सर ये तो हो गई चीजें, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष 1926 में जब स्थापित हुई थी तो सर रोज वारकर थे। कौन थे? 1924 में रिपोर्ट दी थी इसने। 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। रिपोर्ट देने के बाद 1926 में इसकी स्थापना हो गई। कब स्थापना हो गई? 1926 में, ठीक है। चलिए, अब बात आती है सर यहां पर हमने क्या लिया है? हमने लिया है प्रशासनिक व्यवस्था। आप कहेंगे सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि जिले का मालिक डीएम होता है, कलेक्टर होता है। आप जानते हैं कि कलेक्टर जिले का मालिक होता है। कलेक्टर जितने भी रेवेन्यू हैं, रेवेन्यू से मतलब है जो राजस्व आता है जिले का, वो कलेक्टर के अंतर्गत आता है। राज्य में जो जिले में जो प्रशासन है वो कलेक्टर के अंतर्गत आता है। अगर पुलिस व्यवस्था की बात होगी तो वो एसपी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? एसपी। तो आप कहेंगे सर यहां पर सेकंड पॉइंट में आप कहेंगे सर प्रशासनिक व्यवस्था। आप बताइएगा सर प्रशासनिक व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है? जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कि सर ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो आप बताइएगा सर ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो ये हमने ली है कहां से? ब्रिटेन से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, अमेरिका से। तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए लिख लेंगे। अब बात यहां पर आती है, सरवनजीत बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि प्रशासनिक व्यवस्था का क्या मतलब है। जैसे कि पूरे जिले में जो राजस्व आएगा, जो टैक्स आएगा, जिले में जो भी रुपया बांटा जाएगा, वो चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो जो किसान निधि, सम्मान निधि योजना चल रही है, वो जो पैसा आता है वो कलेक्टर के कंट्रोल में आता है, कलेक्टर के अकाउंट में आता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सर, इसी से हमने क्या लिया है? न्यायपालिका का ढांचा। आप कहेंगे सर न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा का क्या मतलब है? न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर, ढांचा। आप कहेंगे सर जो ढांचा है कि भाई सबसे त्रिशंकु है। आप जानते ही होंगे जुडिशियरी स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया है? आप बताइएगा कि सर जुडिशियरी, आप मुझे बता सकते हैं जुडिशियरी स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया है? कौन भैया बताएंगे? चलिए मैं ही बता देता हूं। जुडिशियरी स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने ये देखा, ये हमारा क्या है?
एक त्रिभुज है, ट्रायंगुलर है, यहां पर हमने बनाया सुप्रीम कोर्ट, यहां बनाए हमने हाई कोर्ट, यहां बनाए सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि ये सर्वोच्च, ये उच्च और ये अधीनस्थ। इसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं अधीनस्थ, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम बोलेंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, इसको हम उच्च न्यायालय बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं सर्वोच्च या उच्चतम, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये हमने पढ़ने हैं कि भैया इसका जो स्ट्रक्चर है कि देश में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा और राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट होंगे। राज्यों में क्या होंगे जी? अलग अलग हाई कोर्ट होंगे। ठीक है, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट केवल एक है और ये हर जिले में होंगे। सब ऑर्डिनेट कोर्ट हर जिले में होंगे, जिसे जिला न्यायालय भी आमतौर पर हम कह सकते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए कि हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? आप क्या बताइए, आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर त्रिशंकु है। भैया ब्रिटेन से हमने एकल नागरिक एकल न्यायिक सिस्टम लिया है, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, वहां से भी बात करेंगे बेटा, आप परेशान ना हो। आप ये सोचकर चलो कि जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मैंने खुद इसको बहुत बार वेरीफाई किया होगा, बहुत बार वेरीफाई किया होगा। समझ गए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ा। अब बात करेंगे सर संघीय व्यवस्था, जिसे हम संघीय योजना भी कहते हैं कि सर संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हम कह सकते हैं, इसको हम संघीय योजना भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, संघीय व्यवस्था, संघीय योजना, ये हमने कहां से ली है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? आप इसको क्या बोलिएगा? इसे यूनियन सिस्टम भी कह सकते हैं, आप इसको यूनियन सिस्टम भी कह सकते हैं। कि सर ये बताइए ये हमने कहां से लिया है? वैसे संघ के लिए फेडरल सिस्टम का यूज किया जाता है, फेडरल, और जो फेडरल वाली व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, मैं आऊंगा बेटा सारी चीजों पर, मैं आऊंगा, अमेरिका से क्या है, मैं हर उस पॉइंट को पढ़ाता हुआ चलूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, ली जो थे वो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के अधिकारी थे। संघीय व्यवस्था हो गई। आप कहेंगे सर ये सारी चीजें हो गई। अब बात करेंगे सर राज्यपाल का कार्यालय। आप कहेंगे सर राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, यानी कि राज्यपाल का पद कह लें, कार्यालय कह लें। आप कहेंगे सर कार्यालय। ठीक है जी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, आप कहेंगे सर ऑफिस ऑफ गवर्नर, या पोस्ट ऑफ गवर्नर भी आप लिख सकते हैं। कि सर राज्यपाल का जो पद है ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया था। कहां लिया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया था। चलिए लिख लिया आप लोग। अब बात यहां पर बात कर रहे हैं राज्यपाल का जो कार्यालय है, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, यह व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। यह व्यवस्था कनाडा से ली गई थी। कहां से ली गई? कनाडा से ली गई है। कहां से? कनाडा से ली गई। अब एक और चौंकाने वाला पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा, एक और चौंकाने वाला पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा। आप कहेंगे सर आपातकाल लगाने की शक्ति, आप कहेंगे सर आपातकाल लगाने की शक्ति, हां जी आपातकाल, आप कहेंगे सर आपातकाल लगाने की शक्ति, ये कहां से ली गई है? जबकि आपातकालीन की व्यवस्था हमने जर्मनी से ली है, लेकिन उस आपातकाल को कैसे लगाया जाएगा, उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये जो पावर्स हैं ये हमने यहां से ली हैं। ठीक है, आपातकाल लगाने की शक्तियां ये हमने कहां से ली हैं? आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या हो जाएगा जी? आप क्या कहेंगे? पावर। कौन सी पावर्स हो जाएंगी? पावर्स टू इंपोज, पावर्स टू इंपोज, इंपोज इमरजेंसी। क्या हो जाएगा जी? कौन सी पावर्स? तो इंपोज इमरजेंसी।
इमरजेंसी। ठीक है जी, कि भैया ये बताइए, आपातकाल लगाने की व्यवस्था हमने जर्मनी से ली थी, आपातकालीन व्यवस्था हमने जर्मनी से ली थी, लेकिन उस आपातकाल को कैसे लगाया जाए, किस आधार पर लगाया जाए, वो भी हमने कहां से लिया है, वो हमने लिया है जी भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं, समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर हम लोग बात करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं। क्वेश्चंस कहां हैं? क्वेश्चंस कहां है भाई? लगाए नहीं बोर्ड पर? क्वेश्चंस लगाओ। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मैं अभी दिखाऊंगा, शायद उन्होंने नहीं लगाए, वो ला रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें थी, ये हमने पढ़ ली। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, हमने यहां पर ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात हमने यहां पर कर ली कि सर ये व्यवस्थाएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अभी क्वेश्चंस भी बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, मैं इसमें लगा देता हूं, आपको क्वेश्चंस भी दिखाना है ना, मुझे भी दिखाता हूं। चलिए, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने चल चल लिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग पूछ ले, संघ लोक सेवा आयोग पूछ ले, ये व्यवस्था कौन से अधिनियम में की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी 1926 में, ली आयोग की सिफारिश पर। इसने अपनी रिपोर्ट 1924 में पेश की थी। ठीक है, चलिए, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का कार्यालय, आपातकाल लगाने की शक्तियां, ये हमने कहां से ले ली? ये हमने ले ली भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम बात करेंगे, सर हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से आप क्या कहेंगे? फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से आप मुझे बताइएगा, फ्रॉम दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से भैया आप कहेंगे? सर फ्रॉम दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताइएगा कि सर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या हमने भैया यहां पर लिया है? तो आप लोग मुझे बताएंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप लोग मुझे बता दें। चलिए, मैं पहले आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर आए थे। चलिए, जो आपके भैया क्वेश्चंस हैं मैं उसके बारे में बता देता हूं कि सर यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, कौन से में है? ये वाली है, ये तो शायद यही होगी ना, फिर तो इसमें होने चाहिए क्वेश्चन, इसमें तो है नहीं। कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए, जैसे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस 29/11/2023 में। कब? चलिए भैया, वो अधिनियम है दीपक, 1919 अधिनियम के द्वारा उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसके जो प्रावधान थे, प्रोविजन थे, वो 1935 में किए गए थे और 1935 से हमने लिए, ना कि 1919 से। स्थापना बताइए मैंने वो। तो आप क्या कहेंगे? सर संसद के दोनों सदनों की बैठक, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आप कहेंगे सर ये। तो आप अभी अपने पढ़कर आए हैं कि सर संघीय योजना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम संघीय योजना को यूनियन यूनियन
स्कीम लिख सकते हैं, फेडरल लिख सकते हैं। तो आप बताइएगा सर इसे हम क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर इसे हम यूनियन स्कीम लिखेंगे या योजना लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर ये बताइए, ये सारी चीजें हमारी हो गई। चलिए, ये क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन 1/12/2023 में पूछा गया है। 1/12/2023 में कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये क्वेश्चन आता है कि संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की ये विशेषताएं ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना भैया, क्या इसका सही आंसर होगा? कौन कौन सारी चीजें बता देंगे कि सर ये तो हमने ना तो यहां से ली हैं, ना यहां से ली हैं, ना यहां से, ये हमने कहां से ली हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? एक दो क्वेश्चन और होंगे इसके, एक दो क्वेश्चन और होंगे, चलिए मैं बता देता हूं। चलिए देखिए, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के संविधान की संघीय योजना, न्यायपालिका और राज्यपाल प्रणाली। तो भैया ये भी आपका भैया 3/12/2023 सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, बस थोड़ा सा घुमा दिया। तो इसका आंसर भी आप क्या कर देंगे? ए आंसर कर देंगे। समझ रहे? एक ही पॉइंट से, एक ही फैक्ट से कितने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। और हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये भी हमारा हो चुका है। चलिए चलिए आगे बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे यहां पर, अब हम बात करेंगे सर हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं, हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आप कहेंगे सर यहां पर आप कहेंगे एकल नागरिकता। क्या लिया है आपने? एकल नागरिकता। ठीक है जी, क्या लिया? एकल नागरिकता। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, आप बताइएगा सर यहां से हमने सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, चलिए बहुत बढ़िया, सिंगल सिटीजनशिप। अब एकल नागरिकता का क्या मतलब है? आप बताएं कि सर एकल नागरिकता का मतलब है कि भैया भारत में आप चाहे किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आपका आधार कार्ड तो एक ही बनेगा, आपका वोटर आईडी कार्ड तो एक ही बनेगा। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड होगा, जिस जिले के आप रहने वाले होंगे वहीं का आपका वोटर आईडी कार्ड होगा। अब आप भारत के बाहर जाते हैं तो आप ये थोड़ी कहेंगे मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से आया हूं, आप तो यही कहेंगे जी मैं भारत से आया हूं, आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, यही तो आप कहोगे। वहां ये थोड़ी कह दोगे जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं रामपुर से आया हूं, मैं मुरादाबाद से आया हूं। आप बताओगे कि सर मैं भारत का निवासी हूं, मैं भारत से आया हूं। मैं कहां का निवासी हूं? मैं भारत का निवासी हूं, भारत से आया हूं। ठीक है, तो आप कहोगे। अब जैसे कि जैसे अमेरिका है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूं, अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में क्या होता है, यहां पर दोहरी नागरिकता है, यहां पर दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप। आप कहेंगे सर यहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता जिसे आप क्या बोलेंगे? डुअल सिटीजनशिप बोल देंगे। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप आप लोग बोलेंगे। चलिए डुअल सिटीजनशिप यहां पर हो जाएगी। क्यों? जैसे कि ये अमेरिका है, यहां पर ये न्यूयॉर्क है, ठीक है, यहां पर कैलिफोर्निया है, ठीक है, यहां पर वाशिंगटन डीसी है, यहां पर कोई और राज्य है। तो भैया जो न्यूयॉर्क का रहने वाला है, मान लीजिए कि आप कोई भी व्यक्ति न्यूयॉर्क का रहने वाला है, तो वो यहां का भी निवासी होना चाहिए, यहां का भी निवासी होगा, उसके पास यहां का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसे अमेरिका का भी नागरिक होना जरूरी है, तो अमेरिका का भी सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन भारत में क्या है कि केवल एक ही आधार कार्ड से काम चल जाता है, केवल एक ही आधार कार्ड से काम चल जाता है। आई होप आपने समझ गए होंगे ये चीजें। दूसरा आप कहेंगे सर संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, भारत में कैसी प्रणाली चलती है? आप कहेंगे सर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। हमारे देश में कैसा सिस्टम चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब संसदीय प्रणाली का क्या मतलब है?
इसका क्या मतलब है? जैसे कि भारत में जो संसद है, संसद में राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होती है और लोकसभा भी होती है। क्या होती है जी? आप कहेंगे सर लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, ठीक है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति भी है, ठीक है। ये तो हो गई संसदीय व्यवस्था, जहां पर संसद कानून बनाती है। पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है? आप कहेंगे सर संसद कानून बनाती है, ठीक है जी, समझ गए आप। चलिए, आप कहेंगे सर द्विसदनीय शासन व्यवस्था। क्या कहिएगा आप? द्विसदनीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय प्रणाली या व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। इसका क्या मतलब हो जाएगा? व्यवस्था। आप कहेंगे सर इसका मतलब हो जाएगा बाइकैमरल सिस्टम। यानी कि बाइकैमरल सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब है बाइकैमरल सिस्टम। हमारे देश में जो बाइकैमरल सिस्टम है, जैसे कि एक विधानसभा होगी, एक विधान परिषद होगी, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी। संसद के कितने सदन हैं? आप कहेंगे सर 2 सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं? 2। लोकसभा, राज्यसभा। हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आप कहेंगे 2। पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट आप कहेंगे 3। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही राज्यों में भी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, लेकिन हर जगह विधान परिषद नहीं होती। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। केवल 6 राज्य हैं बाइकैमरल स्टेट्स। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। समझ गए आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिखनी है जी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। आप कहेंगे, चलिए 4th नंबर पे हम बात कर रहे हैं कि सर यहाँ से 4th नंबर पे हम चल रहे हैं, विधि का शासन। हमने क्या लिया है यहाँ पर? आप कहेंगे सर विधि का शासन, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। आप क्या बताइएगा कि सर रूल ऑफ लॉ, कि भैया सभी लोग कानून के अनुसार ही चलेंगे। विधायी प्रक्रिया रूल्स और रूल ऑफ लॉ, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, आम नागरिक है, आईपीएस है, आईएएस है, कोई भी अधिकारी है, वो सब लोग किसके अनुसार काम करेंगे? वो सब लोग भैया विधि के शासन के अनुसार ही काम करेंगे। किसके अनुसार काम करेंगे? आप कहेंगे सर विधि के शासन के अनुरूप ही काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए आगे बात करते हैं। 5वां पॉइंट, जिसे हम कहते हैं विधायी प्रक्रिया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर विधायी प्रक्रिया, यानी कि जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो विधायी प्रक्रिया के अनुसार होते हैं, जिसे लेजिस्लेचर आप कहेंगे सर इसे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेचर प्रोसेस क्या बोलेंगे? हालांकि इसको लेजिस्लेटिव लिखा जाता है, लेकिन लेजिस्लेटिव मत लिखना। तो आप कहेंगे सर लेजिस्लेचर प्रोसेस, कि भैया जो विधायी प्रक्रिया है कि विधायिका ही कानून बनाएगी। कानून कौन बनाएगी? संसद। कौन बनाएगी? संसद। ब्रजेश कुमार कह रहे हैं गुरुजी आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो, आपसे ही दिन भर पढ़ने का मन करता है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्यार, ये आभार आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमने पढ़ लिया सारी चीज़ें। कुछ मैं आपको लाइन सुना रहा हूँ, अगर आपने इतना प्यार दिया है तो कुछ लाइन सुना रहा हूँ, समझना, मजा आएगा आप लोगों को, सुनने में भी मजा आएगा। कि अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा। अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा। खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा। लिखकर सारे दुख अपने नाम, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा। तो आपके सारे दुख मेरे हैं, आपके सारे गम मेरे हैं, आपका सारा स्ट्रगल मेरा है, मेरे सारे सुख, मेरे सारे सपने, मेरे सारे जितने भी ये कह सकते हैं अच्छे कर्म है, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप सब लोग महत्वपूर्ण तरीके से सिलेक्शन लें। योग्यता आप में है, बस कैपेबिलिटी दिखानी है, उसको एक सही डायरेक्शन देना है और इस डायरेक्शन में जाना है।
कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके घर में एक चिराग जल जाए, आपके माँ बाप ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को आप साकार कर लें। ठीक है, तो मेरे सारे सुख आपके और आपके सारे दुख मेरे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, अब बात ये भी हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर, छठे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि सर एकल न्यायिक प्रणाली। आप जानते हैं कि सर एकल न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली कि सर एकल न्यायिक प्रणाली क्या होती है? कौन कौन भैया बताइएगा। एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। क्या हो जाएगा जी? सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। कौन कौन भैया बताएंगे कि सर ये सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होगा? जैसे अगर मैं बात करूं एकल न्यायिक प्रणाली की, एकल न्यायिक प्रणाली के बारे में मैं बात करता हूं तो आप मुझे क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर सिंगल जुडिशियरी सिस्टम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है, एक ही चीफ जस्टिस होता है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी एक ही चीफ जस्टिस होता है। आपने देखा है कि दो मुख्य न्यायाधीश हो गए? आपने कहीं देखा है कि यहाँ भी दो मुख्य न्यायाधीश हो गए? आपने कहीं नहीं देखा। देखा है क्या? भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट में एक ही मुख्य न्यायाधीश है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे एकल न्यायिक प्रणाली कहते हैं। अब जैसे कि न्यायिक पीठ बैठती हैं, जैसे कि न्यायिक पीठ बैठती हैं कि किसी मामले को लेकर, जैसे कि केशवन भारती वर्सेस केरल स्टेट था, उसमें एक न्यायिक पीठ बैठी थी 13 जजों की। तो उन 13 जजों में भी 2/3 बहुमत का होना चाहिए, यानी कि उनमें 13 जजों में से 7 जज हाँ के पक्ष में होंगे और 6 जज भले ही ना के पक्ष में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी तो वो अगर हाँ में होंगे तो वो कानून पास हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? यहाँ तक समझ में आया? आगे बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय, इसको द्विसदनीय व्यवस्था लिख सकते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर पे आते हैं। अब बात होगी सर विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून जो बनेगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कि सर ये कैसी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? प्रक्रिया। आप कहेंगे सर लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस कि भैया इसमें क्या होगा? लॉ मेकिंग प्रोसेस में आप बताइएगा सर कि जैसे कानून बनाना है, कोई विधेयक है, कोई भी यदि विधेयक है, मान लीजिए कि भैया लोकसभा में ये विधेयक कहाँ पर पेश किया गया, अगर इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया तो यहाँ पर क्या होगा? 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पास हो जाएगा। जब ये पास होगा तो फिर ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में भी सेम यही है, 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव क्या होगा? पारित हो जाएगा। जब यहाँ से ये पास होगा, इसके बाद जब दोनों जगहों से पास हो जाएगा, किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे और जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे ये जो विधेयक था ये अधिनियम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? अधिनियम। ये था बिल, ये क्या था? बिल। और यहां पर ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे ये एक्ट नहीं बनेगा। कैलाश गुर्जर जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया वीरेंद्र, शानदार। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सर विधि प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया और विधि निर्माण की प्रक्रिया, इसमें क्या अंतर है जी? कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछ लिए। विधि प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया को ही विधि निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये और ये दोनों एक हैं लेकिन उनकी भाषा अलग है। यहां पर विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेचर प्रोसेस है, यहां पर लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लेकिन दोनों है एक ही। दोनों क्या है जी? दोनों ही एक हो गई। आई होप ये फैक्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम चलते हैं जी 8वें पॉइंट की तरफ। ठीक है, आप चाहो तो इसे एक ही लिख सकते हो
एक ही लिख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब बात आएगी सर, ये बताइए राष्ट्रपति की औपचारिकता, कि सर राष्ट्रपति की औपचारिकता कहां पर है। राष्ट्रपति की औपचारिकता की बात करते हैं तो आप क्या बताइएगा कि फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ द प्रेसिडेंट, कि सर राष्ट्रपति भारत में नामात्र का प्रमुख है। कहने के लिए तो देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, कहने के लिए देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, लेकिन उसके पास पावर्स ही नहीं है। सारी पावर्स तो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद में और प्रधानमंत्री में है। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता क्या हो जाएगा जी, आप कहेंगे सर औपचारिक प्रधानता। ठीक है, औपचारिक प्रधानता। चलिए यहां पर हम लिख रहे हैं, इसे आप कहेंगे सर फॉर्मल सुप्रीमेसी, क्या कहेंगे जी, फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ प्रेसिडेंट, कि सर राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति नामात्र का ही प्रमुख होता है भारत में, इसीलिए तो इसे रबड़ का तोता कहते हैं, रबड़ की मोहर कहते हैं। क्लियर हो गई चीजें यहां तक, बताइए आप लोग। अब बात आती है सर अग्रताही विजेता। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं अग्रताही विजेता, कि सर इसका क्या मतलब है। अग्रताही विजेता आप समझ ही गए होंगे, हालांकि अग्रताही विजेता यानी कि इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही चुनाव में जीत जाता है। इसका मतलब है जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपके क्षेत्र में प्रतिभा जी धन्यवाद, आपके क्षेत्र में कोई विधायक या प्रधान को मानते हैं। गांव में तो हर किसी के यहाँ प्रधानी का चुनाव होता ही होगा, जिस प्रधान को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है, वही जीत जाता है। ठीक है, हाँ जी, वही जीत जाता है। तो इसका मतलब है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव जीतेगा। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ना, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में नहीं होता। ये लोकसभा, विधानसभा के चुनावों में होता है, ग्राम प्रधानों के चुनावों में होता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्लियर है बेटा। मैंने सारे मैसेज आपके पढ़े, वहां पर आप लोग कह तो रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन बेटा आप लोग और अप्रिशिएट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आपको लगे कि हाँ भाई सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो एक मैसेज जरूर अपने मन से जो आपके दिल में हो वो छोड़ना, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत साकार हो रही है, मेरी मेहनत सही चल रही है। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ा कि सारी व्यवस्थाएं हमने पढ़ ली। अब आप कहेंगे सर एक व्यवस्था और है जिसे मैं यहां पर लिखना चाहूंगा 10, कि सर मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति, आप कहेंगे सर मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। निम्न सदन, और निम्न सदन आप जानते ही हैं किसे कहते हैं, लोकसभा को। निम्न सदन के प्रति क्या हो जाएगी जी, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। ठीक है जी, उत्तरदायी। तो ये आप लोग कहेंगे सर उत्तरदायी होना, कि भाई अगर कोई मंत्री बयान दे रहा है, अगर कोई मंत्री बयान दे रहा है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व लिख सकते हैं इसको, सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, क्या जी, उत्तरदायित्व। ठीक है, कि भैया कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहेंगे सर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप ये बताइए सर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हो जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर हाउस, टू द लोअर हाउस, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, ऑफ द कैबिनेट, ऑफ द कैबिनेट। इसको हम कैबिनेट लिख सकते हैं, कि भैया जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात हो रही है, इसलिए कैबिनेट लिख दिया। टू द लोकसभा कह लें या लोअर हाउस कह लें, लोअर हाउस। और भारत में लोअर हाउस किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। लोअर हाउस हम किसे कहते हैं जी, आप कहेंगे सर निम्न सदन, लोकसभा को ही कहा जाता है। कि अगर कोई मंत्री बयान दे रहा है, जैसे अभी दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली चुनावों में आपने देखा होगा आए दिन
आए दिन, ठीक है जी। चलिए, आए दिन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आए दिन कोई मंत्री किसी के बारे में कुछ कह रहा है, कोई नेता किसी के बारे में कुछ बोल दे रहा है। तो भैया ये जो है, अगर मंत्री कोई सरकार का मंत्री है और वो ये कह रहा है कि कुछ भी जवाब दे रहा है, तो उसकी जवाबदेही सबकी हो जाएगी, सभी की हो जाएगी। वो सरकार ऐसे नहीं कह सकती कि ये जी इन विधायक का, इन मंत्री जी का अपना पर्सनल बयान है। मान लीजिए अमित शाह ने कोई बयान दे दिया, अमित शाह ने कुछ बोल दिया, तो विपक्ष उसको आड़े हाथों लेगा। क्यों? क्योंकि अमित शाह भैया मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं देश के। वो अपना कोई भी बयान अगर बोलेंगे तो सरकार ये नहीं कह सकती कि अमित शाह का अपना निजी बयान है, विपक्ष उन्हें आड़े हाथों ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार का चेहरा है, तो उनके द्वारा कही गई हर बात सरकार की मानी जाएगी। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि ये तो अमित शाह का अपना खुद का बयान था, अमित शाह का खुद का बयान था ना। सरकार ये कहेगी कि ये तो भैया, ये तो सरकार के प्रमुख चेहरे हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो बड़ा सोच समझकर बयान देना पड़ता है इन लोगों को। जैसे आए दिन आपने देखा कि रमेश बिधूड़ी जी ने कुछ कहा, आपने सुना होगा, है ना, किसी और ने कुछ कहा। तो इस प्रकार के जो चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इनको हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। चलिए अब हम आयरलैंड की तरफ चलते हैं। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? आयरलैंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन भी करा दूं, इससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ लिया, जैसे ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? लेजिस्लेटिव प्रोसेसर। मैंने कहा था ना, लेजिस्लेटिव लिख लो या लेजिस्लेचर लिख लो। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन विच कंट्री? तो आपने अभी पढ़ा कि सर यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे जी? आंसर कर देंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं। चलिए ये हमने पढ़ लिया, हम बात करेंगे सर, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, कि सर और क्या क्या है। बहुत बढ़िया, ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो आप कहेंगे सर रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, विधि का शासन, ये हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, जर्मनी से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होने वाला है? आप कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सर यूके, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को ही कहा जाता है, ध्यान रखना। आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि ये कहां से लिया गया था, तो आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन के संविधान से। और भी कुछ है क्या? चलिए तो ये क्वेश्चन हमने इससे पढ़ लिए। अभी भैया कुछ बच जाता है, लेकिन आपका समय थोड़ा सा यहाँ समाप्त हो रहा है। कल हम आयरलैंड से स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे आज रात ग्रुप में 8 बजे, ठीक है। आप लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लग रही है, आपको मेहनत पसंद आ रही है या नहीं आ रही। आपके लिए जो भी मेरे द्वारा प्रयास रहेगा मैं ज़रूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बस मेरा आपसे यही मैं कहूँगा, यही चीज़ मेरी रहेगी कि आप कुछ दिन पढ़कर देखिए, मज़ा आएगा आपको। जब आप क्लास में बैठे होंगे ना, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होंगे, तो आपको लगेगा अरे मज़ा आ गया भाई पॉलिटी में, इतना अच्छा हमने पढ़ा कि सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब मैं प्रीवियस ईयर करा ही रहा हूँ तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना जी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।